नमस्कार। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक्सचेंज की, समझने की कोशिश करेंगे गिफ्ट को और एक्शनेबल क्लेम को। एक्सचेंज जिसे सेक्शन 118 से लेकर 121 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है। क्या कहता है एक्सचेंज? एक्सचेंज मीन्स व्हेन टू पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग for ownership of another, comma, where neither things or both the things being money, the transaction is called as exchange. कहने का मतलब जहां दो व्यक्ति एक दूसरे को सामानों की ओनरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ए ने मान लिया कि अपनी ओर से हाउस दे दिया बी को ओनरशिप में, और बी ने अपने लैंड की ओनरशिप ए को दे दी, तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन क्या कहा जाएगा? एक्सचेंज कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर ए ने अगर अपने मोटर कार जो है वो प्रोवाइड की है, बी को ओनरशिप प्रोवाइड की, और बी ने इसके बदले में अपनी बाइक और 4.5 लाख रुपए और दे दिए ए को, तो भी ये ट्रांजैक्शन भी एक्सचेंज ही कहा जाएगा। इस बात के होते हुए भी कि इसमें मनी दिया जा रहा है, इसमें पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां जो मनी जो दी जा रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है दोनों प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को बराबर करना, इसलिए ये सेल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ए ने अपनी मोटर कार दी और बी ने 5 लाख रुपए दिए, तो ये ट्रांजैक्शन सेल माना जाएगा, ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। डिफिनीशन को जब आप देखते हैं तो एक बात और क्लियर होती है कि जहां दोनों दिए जाने वाली जो वस्तु है वो अगर मनी है, वो अगर कोई मुद्रा है, तो भी इसे हम एक्सचेंज कहेंगे। मतलब अगर ए ने डॉलर दिया है बी को और बी ने उसके बदले में भारतीय रुपया या पाउंड दिया है, तो भी ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज कहा जाएगा। एक्सचेंज को एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या है? तो एक्सचेंज पहली चीज तो क्या कहता है कि कहता है ओनरशिप का ट्रांसफर है। ट्रांसफर ओनरशिप है, ओनरशिप का ट्रांसफर है। कैसे? ए ने अपनी ओर से हाउस दिया बी को, और बी ने इसके बदले में ए को लैंड की ओनरशिप दी। ये ट्रांजैक्शन भी एक्सचेंज कहा जाएगा। दूसरा एग्जांपल, ए ने बी को अपनी कार दी, कार की ओनरशिप दी, और बी ने अपनी बाइक प्लस 4 लाख रुपए का पेमेंट किया ए को। यहां मनी आया है, लेकिन इसके बाद भी ये ट्रांजैक्शन भी एक्सचेंज कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां जो पैसा आ रहा है, इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है इन दोनों प्रॉपर्टीज को, इन दोनों थिंग्स की वैल्यू को लगभग बराबर करना। अब इसके बाद वहीं दूसरी ओर अगर ए ने अपनी कार दी है और बी ने 5 लाख रुपए का पेमेंट किया है ए को, तो ये ट्रांजैक्शन सेल कहा जाएगा, एक्सचेंज नहीं कहा जाएगा। वहीं नंबर 4 एग्जांपल के जरिए समझिए। ए ने अगर डॉलर दिया है बी को और बी ने इसके बदले में पाउंड दिया है ए को, तो ये ट्रांजैक्शन भी एक्सचेंज कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफिनीशन को देखिए सेक्शन 118 के, तो ये बात बहुत साफ साफ कहता है कि जहां दोनों दिए जाने वाले सामान या तो पैसा है या तो मनी है, या दोनों में से कोई भी मनी नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज समझे जाएंगे। तो यहां दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी मनी नहीं है, एक्सचेंज है। यहां दोनों में से दोनों प्रॉपर्टी आपकी मनी है, मुद्रा है, इसलिए भी एक्सचेंज है। और जहां पर सिर्फ मुद्रा आएगी, वो सेल माना जाएगा, वो एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। एक प्रश्न हमेशा यहां पूछा जाता है इस एग्जांपल को लेकर के कि एक तरफ से एक प्रॉपर्टी दी गई, दूसरी तरफ से अब दूसरी प्रॉपर्टी प्लस कुछ अमाउंट दिया गया, तो यहां कुछ अमाउंट के दिए जाने से ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के बजाय सेल नहीं माना जाएगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा।
अब आते हैं कि आखिर एक्सचेंज के एसेंशियल्स क्या हैं, या एक्सचेंज के पूरे टॉपिक को लेकर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या निकल के आती हैं। तो अगर हम देखें एक्सचेंज सेक्शन 118 से 121 में, तो इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है वो पहली है कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा। किस चीज का ट्रांसफर है, तो कहता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नंबर सेकंड क्या कहते हैं कि कहता है कि प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तो प्रॉपर्टी आपकी दोनों हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। नंबर थर्ड कहते हैं कि अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करनी होगी, तो कहता है कि अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स will be fulfilled as in case of सेल। जैसे सेल में पूरी करते हैं वैसे पूरी करें। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 119 में। क्या कहता है 119, इसे देख लीजिए। एक एग्जांपल के जरिए 119 आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ए ने अपने हाउस प्रॉपर्टी का ओनरशिप बी को दिया और बी ने अपनी लैंड की ओनरशिप ए को प्रोवाइड की। तो एक बात समझिएगा, एक्सचेंज में दोनों पार्टी एक दूसरे को गारंटेड करते हैं। क्या चीज कि हाउस में मेरा जो टाइटल है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है, उसमें कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है, आपको एक गुड टाइटल मिलेगा हाउस का। और बी ये गारंटी देता है कि आपको लैंड का गुड टाइटल मिलेगा। सेक्शन 119 एक सर्कमस्टांस को डील करती है कि मान लेते हैं कि ए का जो टाइटल है इज फॉल्टी। ए का जो टाइटल है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ कमी है। अब बी के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, तो सेक्शन 119 कहता है कि बी अगर यहां चाहिए तो देन बी विल रिवर्ट बैक हिज प्रॉपर्टी एज वेल एज ही कैन क्लेम डैमेजेज। समझिए, कहता है कि अगर ए की टाइटल डिफेक्टेड है हाउस में, उसकी ओनरशिप का जो टाइटल है वो डिफेक्टेड है, तो बी को ऑप्शन है कि वो जो लैंड उसने एक्सचेंज में दिया है उसे वो वापस ले सकते हैं और साथ ही साथ वो ए से कंपनसेशन भी वसूल सकते हैं, डैमेजेज भी वसूल सकते हैं। ये है सेक्शन नंबर 119। अब एक बात यहां उठेगी कि आखिर इन दोनों पार्टीज की राइट और ड्यूटी कैसे समझे जाएंगे। तो एक्सचेंज में जब आप सारी रिक्वायरमेंट सेल की पूरी कर रहे हैं तो राइट और ड्यूटी भी यहां सेलर और बायर की होगी। कैसे? ए ने हाउस प्रॉपर्टी का ओनरशिप बी को दिया है, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए ए सेलर समझा जाएगा और बी बायर समझा जाएगा। वहीं दूसरी ओर लैंड प्रॉपर्टी के लिए बी सेलर समझा जाएगा और ए यहां पर बायर समझा जाएगा। तो इसलिए सेलर और बायर के जो राइट और ड्यूटीज बनेंगी वो यहां पार्टीज की राइट और ड्यूटी बनती हैं। तो सेक्शन 119 साफ साफ क्लियर करता है कि अगर किसी एक पार्टी की उसके प्रॉपर्टी में अगर टाइटल एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ कमी है, कुछ डिफिशियंसी है, तो दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है कि उसने जो प्रॉपर्टी अगली पार्टी को दी है वो रिवर्ट बैक ले ले और वो पहली पार्टी से डैमेजेज भी क्लेम कर सकते हैं। इतनी बात है सेक्शन नंबर 119। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां आती है कि जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरफ से डॉलर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से रुपया दिया जा रहा है या पाउंड दिया जा रहा है, तो दोनों पार्टीज इस बात को गारंटेड करते हैं कि उनके द्वारा दी जाने वाली मुद्रा ओरिजिनल है, उसके अंदर कोई डुप्लीकेसी नहीं की गई है। तो फोर्थ पॉइंट है व्हेन बोथ
both parties mutually transfers money, then both guaranteed ओरिजिनलिटी ऑफ मनी। दोनों किस चीज की गारंटी दे रहे हैं कि जो मनी दिया जाएगा, जो मनी दिया जा रहा है वो ओरिजिनल है। ए ने डॉलर दिया है और बी ने इसके बदले में इंडियन रूपी दी है। तो ए ने क्या गारंटी ली कि डॉलर ओरिजिनल है और बी ने गारंटी ली कि रुपया ओरिजिनल है। अब एक्सचेंज के बाद आते हैं गिफ्ट पर। सेक्शन नंबर 122 से लेकर सेक्शन 129 में गिफ्ट में सामान्यतः लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं सेक्शन नंबर 129 को लेकर के, और कुछ विद्वानों ने यह भी कभी कभी कह दिया कि मुस्लिम गिफ्ट्स के ऊपर टीपीए के प्रोविजन लागू नहीं होते। ऐसा नहीं है। तो वहां सेक्शन 129 को थोड़ा स्पष्टता समझिएगा कि जहां रिपग्नेंसी आएगी मुस्लिम लॉ से, मुस्लिम रिलेटेड लॉ से, वहीं तक, जहां तक रिपग्नेंसी होगी वहीं तक टीपीए लागू नहीं होगा। अदरवाइज जो टीपीए के गिफ्ट के प्रोविजन हैं वो मुस्लिम गिफ्ट्स पर भी लागू होंगे अगर रिपग्नेंसी नहीं है तो। शुरू करते हैं कि आखिर गिफ्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। गिफ्ट आता है सेक्शन नंबर 122 से 129। डिफिनीशन और कैसे दिया जाएगा ये 122 और 23 में डिस्कस किया गया है। 124 इस बात को कहता है कि अगर आप फ्यूचर की किसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो वॉइड होगा, मतलब प्रॉपर्टी आज के दिन एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। सेक्शन 125 को जब देखेंगे कि गिफ्ट एक से ज्यादा लोगों को किया गया, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो जिसने एक्सेप्ट नहीं किया उतने शेयर तक गिफ्ट वॉइड होगा, लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उनके लिए वो वैलिड हो जाएगा। सेक्शन 126 डिस्कस करेगा रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट को लेकर। सेक्शन 127 एक ऑनरस गिफ्ट की बात करेगा, उसको डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 128 इस बात को डिस्कस करेगा कि आखिर यूनिवर्सल डोनी कौन होता है, किस व्यक्ति को हम समझते हैं कि वो यूनिवर्सल डोनी है। सेक्शन 122 कहता है कि गिफ्ट मीन्स ए ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी made voluntarily and without consideration by one person called as donor to another person called as donee and accepted by or on behalf of donee। मतलब कहने का मतलब कि ये ओनरशिप का ट्रांसफर है किसी प्रॉपर्टी के, ये वॉलंटरली है, प्रॉपर्टी आज के दिन एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए और ये ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन होगा। तो जो व्यक्ति ओनरशिप का ट्रांसफर कर रहा है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का विदाउट कंसिडरेशन विथ वॉलंटरली अगर कर रहा है, उस व्यक्ति को हम डोनर कहेंगे, और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसे हम डोनी कहेंगे। सेक्शन 122 एक और रिक्वायरमेंट देता है कि डोनी मस्ट एक्सेप्ट सच ट्रांजैक्शन। इसे डोनी एक्सेप्ट करेंगे या उनकी ओर से अथराइज पर्सन एक्सेप्ट करना चाहिए, और सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड व्हाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग। मतलब जब तक डोनर जिंदा है तभी उसके अंदर डोनी को इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करना होगा, या डोनर के देने की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के रहते, उसके जिंदा रहते अगर वो डोनी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ही गिफ्ट का ट्रांजैक्शन पूरा माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि डोनी एक्सेप्ट करें, इसके पहले अगर डोनर मर जाए तो ऐसा गिफ्ट क्या होगा, ऐसा गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। ए ने अपने हाउस प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया बी। अब ए को हम क्या समझेंगे, ए को समझेंगे
ए डोनर कहा जाएगा, बी डोनी कहा जाएगा, ये ट्रांजैक्शन गिफ्ट कहा जाएगा। तो सेक्शन 122 को अगर देखिए तो कहता है कि अगर एक व्यक्ति ए किसी भी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल कोई हो सकती है, उसकी ओनरशिप वॉलंटरली एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन डिलीवर करता है बी को, तो यहां पर ए डोनर होगा, बी डोनी होगा, ये ट्रांजैक्शन गिफ्ट होगा। लेकिन शर्त कुछ और जोड़ देता है कि इट इज लायबिलिटी ऑफ द डोनी दैट ही मस्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ए प्लस ए हैव कैपेसिटी ऑफ गिविंग। जितने दिन तक ए की कैपेसिटी है देने की, उतने दिन के अंदर और उसके जिंदगी में ए बी को इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करना होगा, इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को या तो बी एक्सेप्ट करें या उनकी ओर से कोई ऑथराइज्ड पर्सन एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर ए के जिंदा रहते बी ने ये काम नहीं किया तो ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा गिफ्ट जो है वो वॉइड समझा जाएगा। आते हैं कि आखिर यहां पर क्या ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर गिफ्ट में भी ओनरशिप होती है, गिफ्ट में भी जो ट्रांसफर है वो ओनरशिप होती है। अब प्रॉपर्टी कितनी हो सकती है, तो कहते हैं कि गिफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है देन इररिस्पेक्टिव ऑफ its value it must be by registered deed। ये ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड डीड के द्वारा किया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो उसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 100 रुपए की है, 1.5 लाख की है, 10 लाख की है, 100 करोड़ की है, वो हमेशा रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन किया जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है फिर क्या करेंगे, तो मूवेबल में ऑप्शन दिया गया है कि या तो आप रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से कीजिए, ऑब्लिक डिलीवरी ऑफ पोजीशन कर दीजिए। आप डिलीवरी ऑफ पोजीशन के जरिए भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मूवेबल के केस में, इमूवेबल के केस में हमेशा रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से ही होगा। अब आते हैं सेक्शन 124 पे। 124 क्या कहता है, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी, जो आज के दिन नहीं है, आज के दिन आपकी कैपेसिटी नहीं है देने की, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ऐसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट वॉइड होगा। सेक्शन 125 को देख लेते हैं। 125 एक एग्जांपल के जरिए समझिए। एक गिफ्ट करता है हाउस प्रॉपर्टी का एक्स, वाई और जेड के फेवर में। एक्स को 1/3, वाई को 1/3, जेड को 1/3। ठीक है, एक्स और वाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, ए के जिंदा रहते, ए के कैपेसिटी गिविंग के रहते हुए एक्स और वाई इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जेड डिनाई कर लेता है। यहां पर लिख देते हैं एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट बट ही डिनाई। तो सेक्शन 125 कहता है कि क्या ये पूरा ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाएगा या क्या इसके रिजल्ट क्या निकल के आएंगे। तो सेक्शन 125 कहता है कि जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनके लिए वैलिड रहेगा, उतने पोर्शन तक के लिए वो वैलिड रहेगा, और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उतने पोर्शन के लिए वो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। मतलब ये 1/3 जो जेड को मिलना था इस पोर्शन के लिए वो वॉइड रहेगा ट्रांजैक्शन, लेकिन एक्स और वाई की अगर बात करें तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड रहेगा। ध्यान दीजिएगा सेक्शन 125 पर कि अगर एक से ज्यादा लोगों को दिया गया, कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया प्रॉपर्टी को और कुछ ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनके लिए वॉइड होगा, लेकिन इसका असर जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उनके राइट्स और ड्यूटी पर नहीं पड़ेगा, वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकेंगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 126 पर, जो कहता है रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट किसे कहते हैं।
रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट सेक्शन 126। यहां थोड़ी टेक्निकलिटी है, इसे जरा समझिए। लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा घुमा के रखी गई है। क्या कहते हैं? रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। सेक्शन 126 कहता है कि डोनर एंड डोनी मे एग्री दैट ऑन हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट which does not depend on the will of donor। डोनर और डोनी इस बात पे सहमत हो सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि किसी ऐसी बात के होने पर जिसका घटित होना, जिसका होना, जिसकी हैपनिंग इस बात पे डिपेंड न करे कि वो डोनर के विल है, डोनर की इच्छा पे डिपेंड न करे, तब फिर क्या होगा? ए गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक, बट ए गिफ्ट विच द पार्टीज एग्री shall be revocable wholly or partially on the will of the donor is void wholly or partially as the case may be। मतलब गिफ्ट का रिवोकेशन हो सकता है, गिफ्ट का सस्पेंशन हो सकता है किसी ऐसी बात के होने पर जिसकी हैपनिंग डिपेंड ना करे डोनर के विल के ऊपर, देने वाले की इच्छा पे अगर डिपेंड नहीं करेगा, और अगर किसी घटना के करने पर, किसी घटना की हैपनिंग पर रिवोकेशन रखा गया है तो गिफ्ट रिवोक किया जा सकेगा। लेकिन अगर इस रिवोकेशन का जो पावर है वो डोनर का विल है कि डोनर की इच्छा करेगी, तो जब इच्छा करेगी वो एक खास पोर्शन पूरी तरह से या एक पोर्शन के रूप में वापस ले सकेंगे। तो जहां तक ये राइट डोनर को दिया गया है कि उसकी इच्छा है वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वापस ले सकते हैं या पार्शियली ट्रांजैक्शन वापस ले सकते हैं गिफ्ट का, तो जितना वो वापस ले सकते हैं वहां तक वो वॉइड माना जाएगा। एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। ए ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी बी, जो कि उसकी वाइफ है, एक हस्बैंड है, गिफ्ट करता है और शर्त लगा देता है। क्या शर्त लगाता है? इफ बी प्रोवाइड हिम डिवोर्स देन सच गिफ्ट विल बी रिवोक। समझिए, ए ने एक हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट की अपनी वाइफ को इस शर्त के साथ की कि अगर बी ने ए को डिवोर्स दे दिया, अब बी डिवोर्स देगी या नहीं देगी ये बात ए के विल के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये विल है बी का, डोनी का, और यहां शर्त लगाई गई है कि डोनर के विल पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो अगर बी ने डिवोर्स प्रोवाइड किया तो ये गिफ्ट रिवोक कर दिया जाएगा, रिवोक हो जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये प्रॉपर्टी वापस ए के पास चली जाएगी। लेकिन होता क्या है? बी डाइज विदाउट प्रोवाइडिंग डिवोर्स। अब क्या होगा? ये गिफ्ट एब्सोल्यूट हो जाएगा। अब इस गिफ्ट को आप रिवोकेट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो शर्त थी आपकी वो पूरी नहीं हुई, वो जो वाइफ है वो एक्सपायर कर जाती है बिना डिवोर्स दिए हुए, तो अब इस गिफ्ट का रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल के जरिए देखिए कि कहां ये होली और पार्शियली वॉइड हो जाएगा। ए ने बी को 1 लाख रुपीस का गिफ्ट किया, लेकिन विथ अ रिस्ट्रिक्शन दैट ए एट एनी टाइम में revoke 20,000, then for 80,000 वैलिड होगा गिफ्ट, and for 20,000
जिसे वो किसी भी समय रिवोक कर सकते हैं, वो वॉइड हो जाएगा। ए ने बी को 1,00,000 रुपए का गिफ्ट किया और उसमें ये बात रख दी कि 20,000 रुपए हम किसी भी समय आपसे वापस ले सकते हैं। तो वास्तव में गिफ्ट कितने का हुआ? 80,000 का। 80,000 का गिफ्ट वैलिड होगा, लेकिन जो 20,000 रुपए आप किसी भी समय वापस ले सकते हैं, उतने पोर्शन तक ये गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर, 126 के सेकंड पार्ट की ओर। वो क्या कहता है, वहीं पर चीजों को थोड़ा समझना है। कहता है कि ये गिफ्ट मे बी रिवोक in any of the cases in which if it were a contract it might be rescinded। कहता है एक और समय गिफ्ट जो है वो रिवोक हो सकता है अगर ये गिफ्ट नहीं हो करके एक कॉन्ट्रैक्ट होता, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड किया जा सकता था। मतलब क्या है? देखिए, इस ट्रांजैक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो गिफ्ट का है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोनर ने ये ट्रांजैक्शन वॉलंटरली किया है, मतलब उसकी अपनी ओर से फ्री कंसेंट आ रही है। तो अगर आपने उसकी कंसेंट को ड्रूस के जरिए, कोएर्शन के जरिए, अनडू इन्फ्लुएंस के जरिए, फ्रॉड के जरिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए, मिस्टेक से कहीं अगर वो इफेक्टेड हुई है, ये वॉलंटरली वाला कैरेक्टर अगर कहीं इफेक्टेड हो रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरह के किसी भी एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत वॉइडेबल करा सकते हैं। आप उसको वॉइड कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर इन ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल, अगर फ्रॉड का इस्तेमाल, मिस्टेक का इस्तेमाल, मिसरिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल, अनडू इन्फ्लुएंस का तरीका इस्तेमाल किया गया या कोएर्शन किया गया है, तो वहां पर ऐसा गिफ्ट भी रिवोक किया जा सकेगा। तो यहां जो पोर्शन आएगा, वो पोर्शन क्या आएगा? वो पोर्शन इस बात को रिलेटेड आएगा कि यहां जो चैलेंजिंग पॉइंट होगा वो ये होगा कि क्या ये पूरी तरह से वॉलंटरली है या नहीं है। अब अगर आए कि अगर इन दो चीजों को छोड़ दें, पहला, किसी ऐसी बात के घटना के घटित होने पर जिस बात का होना डोनर के इच्छा पे डिपेंड ना करे, और नंबर सेकेंड, अगर कोएर्शन का, अनडू इन्फ्लुएंस का, फ्रॉड का, मिसरिप्रेजेंटेशन का, मिस्टेक का कोई ग्राउंड अवेलेबल ना हो, ये दोनों चीजों में से कोई चीज अवेलेबल ना हो, तो बाकी किसी और तरीके से गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकेगा। बाकी किसी चीज को, गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकेगा। गिफ्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा जब डोनी ने उस प्रॉपर्टी को, उस ट्रांजैक्शन को डोनर के लाइफ टाइम में और डोनर के गिविंग कैपेसिटी को रखते हुए अगर डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ट्रांजैक्शन पूरा मान लिया जाएगा। इस सेक्शन में नीचे एक और चीजें जोड़ी गई हैं, वो चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो क्लॉज क्या कह रही है? कहता है 126 का लास्ट पोर्शन, नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to affect the right of transferee for consideration without notice। अब अभी तक आप गिफ्ट पढ़ते आ रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, तो आखिर यहां ट्रांसफरी विद कंसिडरेशन कैसे आ रहा है, इसे देखते हैं। कहता क्या है? कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to affect the right of transferee for consideration without notice। अब इसे देखिए, ए ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट की, लेकिन शर्त लगा दी। क्या? बी विल सेंड हिज सन टू हार्वर्ड। वो पढ़ने के लिए कहां भेजेंगे? हार्वर्ड को भेजेंगे। बी का जो बच्चा है उसे, जब वो बड़ा होगा, उसे पढ़ने के लिए बी हार्वर्ड को भेजेंगे। इस बात को करते, इस रिस्ट्रिक्शन को लगाते हुए ए ने हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट की। किसको? बी को। बी ने क्या किया? बी ने इस हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया सी को, और सी को नो नॉलेज ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन। फिर क्या होगा? सेक्शन 126 का लास्ट पोर्शन ये कह रहा है कि अगर इन्होंने हार्वर्ड नहीं भेजा तो ये इस गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं,
ये रिवोक करें उसके पहले ही बी ने सी को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है विथ कंसिडरेशन। सी ने पैसा दे दिया है बी को और सी को कोई जानकारी नहीं है ऐसे रिस्ट्रिक्शन की, तो क्या सी को मिलने वाला इंटरेस्ट अफेक्टेड होगा? तो कहता है इंटरेस्ट ऑफ सी विल नॉट अफेक्टेड। इंटरेस्ट ऑफ सी अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसी एग्जांपल में, सेम एग्जांपल, अगर बी ने गिफ्ट किया होता सी को, या सी हैव नॉलेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन, इन केस ऑफ सेल, अब क्या होगा? अब सी को कुछ भी नहीं मिलेगा, सी का इंटरेस्ट डिफीट कर जाएगा। मतलब सेक्शन 126 के लास्ट पोर्शन पे बार बार आपका ध्यान ले रहा हूं, क्योंकि कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव बनाकर कंफ्यूज किया जाता है जो भी लोग कंपटीशन की दुनिया में आ रहे हैं। क्या कहता है? कहता है कि ए ने हाउस प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट की, शर्त लगा दी कि बी अपने बेटे को हार्वर्ड भेजेगा पढ़ने के लिए। बी ने क्या किया? इसके पहले कि बेटा बड़ा हो हार्वर्ड जाने लायक, बी ने उसके पहले ही सी को प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब सी को कोई नॉलेज नहीं है ऐसे रिस्ट्रिक्शन की, उसको कोई जानकारी नहीं है कि इस रिस्ट्रिक्शन के साथ ये गिफ्ट किया गया है। सी ने अपनी ओर से कंसिडरेशन दे दिया। अब बात उठेगी कि अगर बी ने अपने बेटे को हार्वर्ड नहीं भेजा, ए इस ट्रांजैक्शन को रिवोक करना चाहे, रिवोक करने के लिए आगे बढ़े, तो क्या सी का इंटरेस्ट डिफीट होगा? आंसर है नहीं होगा। लेकिन अगर बी ने इस प्रॉपर्टी को सेल के बजाय गिफ्ट किया है, या सेल किया है लेकिन सी को रिस्ट्रिक्शन की जानकारी है, ऐसे सर्कमस्टांस में सी का इंटरेस्ट डिफीट हो जाएगा। सी का इंटरेस्ट डिफीट हो जाएगा अगर ए इस शर्त के पूरा नहीं होने पर अपने ट्रांजैक्शन को, अपने गिफ्ट को रिवोक करना चाहे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 127 जो ऑनरस गिफ्ट की बात करता है। ऑनरस गिफ्ट को आप एक एग्जांपल के जरिए समझिए, कहता क्या है ऑनरस गिफ्ट। सेक्शन 127 देखिए, कहता है कि डोनर एक ही ट्रांजैक्शन बाय ए सिंगल ट्रांजैक्शन, ध्यान दीजिएगा इसी चीज पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, सिंगल ट्रांजैक्शन, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी P1, P2, P3, P4 चार प्रॉपर्टी B को गिफ्ट कर देता है। अब देखिए ए जो है वो अपनी चार प्रॉपर्टी P1, P2, P3 और P4 गिफ्ट कर देता है B को एक ही ट्रांजैक्शन के जरिए। अब इसमें जो P1, P2 एंड P3 हैं ये विदाउट लायबिलिटी है, मतलब इस पर किसी तरीके की कोई लायबिलिटी नहीं है। बट P4 कैरीज लायबिलिटी, मतलब P4 जो प्रॉपर्टी है इस पर हो सकता है थोड़ी रेवेन्यू बाकी हो, थोड़ा गवर्नमेंट का ड्यूज बाकी हो, कुछ भी लायबिलिटी, बैंक का लोन हो सकता है, लायबिलिटी है। अब ए ने बी को गिफ्ट कर दिया है, तो सेक्शन 127 कहता है कि बी आइदर एक्सेप्ट इन टोटैलिटी और डिनाई इन टोटैलिटी। मतलब बी को ऑप्शन होगा कि वो अगर एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो इस पूरे चारों प्रॉपर्टीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा या चारों को डिनाई करना होगा। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। मतलब आप ये नहीं कर सकेंगे कि साहब हम P4 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन P1, P2, P3 को आने दीजिए, वो तो गुलाब जामुन है, उसमें क्यों परेशानी की जाए। तो सेक्शन 127 कहता है कि नहीं साहब,
अगर सिंगल ट्रांजैक्शन के जरिए एक व्यक्ति ने एक से ज्यादा प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, उसमें से किसी प्रॉपर्टी पर या किन्हीं प्रॉपर्टीज पर थोड़ी लायबिलिटीज हैं, तो अब आप डोनी को यह फैसला लेना होगा कि या तो आप पूरा एक्सेप्ट करेंगे या पूरा डिनाई करेंगे। इस तरह के गिफ्ट को हम ऑनरस गिफ्ट कहते हैं। हाँ, अगर ये सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए हैं, P1, P2, P3 एक ट्रांजैक्शन में और P4 दूसरे ट्रांजैक्शन में किया है, तो डोनी के दोनों हाथ में लड्डू हैं, वो P1, P2, P3 वाले ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे और P4 वाले ट्रांजैक्शन को डिनाई कर जाएंगे। कब? जब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन के जरिए ऐसा किया जाए। लेकिन अगर सिंगल ट्रांजैक्शन के जरिए एक से ज्यादा प्रॉपर्टी की गिफ्ट की जा रही है, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज पर लायबिलिटीज हैं, कुछ पे नहीं है, तो वहां पर डोनी को जब भी एक्सेप्ट करना होगा, पूरा एक्सेप्ट करना होगा या डिनाई करना होगा, तो पूरा डिनाई करना होगा। ऐसा नहीं कि जिस प्रॉपर्टी आपके फेवर में है, जिस पे लायबिलिटी नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो आपके फेवर में नहीं है, जिस पे कुछ लायबिलिटी है, आप उसे डिनाई कर दीजिए। यह है ऑनरस गिफ्ट। अब आते हैं सेक्शन 128, जो बात करता है यूनिवर्सल डोनी की। हमने अक्सर समाज में ये चीज सुनी है, आप कहें तो सही, आपके लिए तो जान हाजिर है, मेरा सब कुछ आप ही का तो है। सावधान रहिएगा, जब कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे तो अपने सिक्स सेंस को एक्टिवेट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 128 आपके लिए एक खतरे की घंटी बजा रहा है। यह कहता क्या है? कहता है कि जब डोनर अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर दे, तो यहां जो डोनी हो जाएगा वो यूनिवर्सल डोनी माना जाएगा। बहुत अच्छा। इससे अच्छा क्या है? एक व्यक्ति ने मेहनत कर करके सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी की और सब दे के चला जाए, इससे ज्यादा खुश नसीबी क्या होगी? क्या इसमें रिस्क आप बता रहे हैं? रिस्क है साहब। कहता क्या है? 128 कहता है कि अगर इन सारी प्रॉपर्टीज को आपने यूनिवर्सल डोनी बन के एक्सेप्ट किया, तो इन प्रॉपर्टीज पे अगर लायबिलिटीज हैं तो वो भी आप ही को बियर करनी होंगी। कहां तक? अप टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। जितनी प्रॉपर्टीज आपको मिली हैं उसकी वैल्यू जितनी निकल के आ रही है, मार्केट वैल्यू जितनी आ रही है, वहां तक अगर उस पर कोई लायबिलिटीज हैं तो वो भी आपको बियर करनी पड़ेगी। तो सोच समझ के कीजिएगा, अदरवाइज फिर आप यही कहेंगे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, क्योंकि मेंटल परेशानी तो होगी। अब आते हैं सेक्शन 129 पर, जो कहता है कि मोहम्मडन्स, ऐसा समझा जाता है कि मोहम्मडन्स गिफ्ट के ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजन लागू नहीं होते, जबकि वास्तविकता कुछ और है। सेक्शन 129 क्या कहता है? सेक्शन 129 कहता है नथिंग इन दिस चैप्टर relates to gift of movable property। ध्यान दीजिएगा, इमूवेबल की बात नहीं कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ or shall be deemed to affect any rule
एनी रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ, मोहम्मदन लॉ। अब समझिए, कहता है कि कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ को लेकर के, अब इसको आप ऐसे समझिए, ए जो कि एक मुस्लिम है, ये किसी बीमारी से गंभीर रूप से बीमार है और ये संभावना है कि अब ये एक्सपायर हो जाएगा, कुछ ही दिन में ये मर जाएगा। और इसने क्या किया, उस दौरान अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को बी को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इस वाले ट्रांजैक्शन पे ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी का उस समय एक मुस्लिम व्यक्ति ने गिफ्ट किया दूसरे व्यक्ति को, जबकि वो इस खतरे में था कि वो एक्सपायर कर जाएगा, गंभीर रूप से बीमार है, वो मर जाएगा, इस ट्रांजैक्शन पे टीपीए अफेक्टेड नहीं होगा, टीपीए नॉट अप्लाइड। यहां क्या अप्लाई करेगा, यहां इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई करेगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई करेगा। अब समझिए, यहां एक बात बड़ी मजेदार है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया गिफ्ट में कि अगर आपने मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के आप डोनर हैं, डोनी ने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली, तो अगर 126 के क्लॉज नहीं आते हैं किनारे से कहीं से, तो वो ट्रांजैक्शन एब्सोल्यूट मान लिया जाएगा, डोनी उस प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूटली एंजॉय करेगा। यहां क्या है, अगर ए जो कि इस रिस्क में था कि वो मर जाएगा, अगर वो जिंदा बच जाता है, सरवाइव हो जाता है, तो ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट उसने किया वो वॉइड हो जाएगा। समझिएगा, इफ ए सरवाइव, तो फिर क्या हो जाएगा, ये गिफ्ट जो बी के फेवर में किया गया मूवेबल प्रॉपर्टी का वो वॉइड हो जाएगा, ऐसा इंडियन सक्सेशन एक्ट का कहना है। अच्छा, तो मतलब अगर ये मर गए तब तो ठीक, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो बी को मिल जाएगी, लेकिन अगर ये सरवाइव कर गए तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट जो इंडियन सक्सेशन एक्ट को फॉलो करते हुए किया जाए वो वॉइड मान लिया जाए। और ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट जो कि एक मुस्लिम के द्वारा किया जाए जबकि वो मरने के आसन्न खतरे में हो और इस बात की पूरे चांसेस हो कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है, तब ऐसे जगह पर, ऐसे समय पर जो गिफ्ट किया जाएगा, सेक्शन 129 कहता है कि टीपीए अप्लाई नहीं करेगी। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के गिफ्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन जो अगर मुस्लिम लॉ के किसी कॉन्सेप्ट से रिपग्नेंसी दिखाएंगे, अगर विरोध दिखाएंगे, तो जहां तक विरोध दिखाएंगे वहां तक लागू नहीं होंगे। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है कि अगर विरोध नहीं होगा मुस्लिम लॉ के कॉन्सेप्ट से, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजन अफेक्टेड होंगे, ये इफेक्टिव माने जाएंगे, लागू होंगे किसी मुस्लिम गिफ्ट पर भी। अब आते हैं एक्शनेबल क्लेम्स, किसे कहते हैं, क्या होता है एक्शनेबल क्लेम, और इंग्लैंड के एक्शनेबल क्लेम और भारत में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एक्शनेबल क्लेम को अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में देखिए तो सेक्शन 130 से 137 के बीच में डिस्कस किए गए। लेकिन इसके पहले कि आखिर एक्शनेबल क्लेम की डिफिनीशन क्या है, और इंग्लैंड में चूज इन पोजीशन, चूज इन एक्शन होता क्या है, और किस चूज इन पोजीशन, चूज इन एक्शन में से कितना हमने एक्शनेबल क्लेम के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन करता है सेक्शन नंबर 3। क्या कहता है, आप इससे पहले नोट कर लें। एक्शनेबल क्लेम मींस, पहला कहता है अनसिक्योर्ड डेब्ट, एक ऐसा ऋण जिसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। नंबर सेकंड, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, beneficial interest in which movable is not in possession of claimant,
not in possession of claimant, and number third, which the civil courts considers for giving remedy except in cases of mortgage and pledge। समझिए, जो हमारा सेक्शन 3 है इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसे आप सेक्शन 3 टीपीए डिफाइन कर रहा है एक्शनेबल क्लेम को। कहता है सबसे पहले अनसिक्योर्ड डेट आएगा, दूसरा कहता है कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट आएगा जो कि पोजीशन क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है। इसी को इंग्लैंड में हम चूज इन एक्शन कहते हैं, थोड़ा बाद में आएंगे वहां। और नंबर थर्ड, कोई ऐसी चीज जिसको सिविल कोर्ट ग्राउंड के रूप में रिकॉग्नाइज कर दें एक्शन के लिए, लेकिन इसमें मॉर्गेज और प्लेज नहीं आएगा, मॉर्गेज की केस नहीं आएगी, प्लेज की केस नहीं आएगी, तो हम उस इंटरेस्ट को, उस थिंग को हम एक्शनेबल क्लेम के रूप में डिफाइन करेंगे। अब इंग्लैंड को देखते हैं कि इंग्लैंड में दो फ्रेज यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड के फ्रेज हैं जिसको कहते हैं चूज इन पोजीशन और चूज इन एक्शन। क्या अंतर है, क्या क्या आता है और भारत में क्या स्थिति है? तो इंग्लैंड को अगर आप देखिए तो इंग्लैंड में दो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, चूज इन पोजीशन क्या कहता है, और नंबर सेकंड कहता है चूज इन एक्शन। देखते हैं चूज इन पोजीशन किसे कहते हैं। चूज इन पोजीशन कहते हैं व्हेन मूवेबल प्रॉपर्टी either in possession or enjoyment of claimant, either in possession or enjoyment of claimant, then action is called चूज इन पोजीशन। मतलब यहां जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एक्शन, वो मूवेबल प्रॉपर्टी पोजीशन में है क्लेमेंट के। और दूसरी ओर चूज इन एक्शन किसे कहते हैं? ऑल पर्सनल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी which can only be claimed or enforced by action where possession of property not in hands of claimant। मतलब जहां आपके द्वारा किया गया क्लेम जो है ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट से रिलेटेड है जो आपके पोजीशन में है, आपके एंजॉयमेंट में है, तो उसे हम चूज इन पोजीशन कहेंगे। लेकिन जहां प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में नहीं है, राइट्स आप रियलाइज कर सकते हैं, तो ऐसे एक्शन को चूज इन एक्शन कहते हैं इंग्लैंड में। क्या क्या चीजें वहां एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत आती हैं? तो एक्शनेबल क्लेम जो इंग्लैंड की डिफिनीशन है वो कहता है इट इंक्लूड्स डेब्ट्स, बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट,
stock, share, debentures, even such incorporeal rights as patent, copyright, trademark, ये सारी चीजें वहां पर एक्शनेबल क्लेम के रूप में मानी जाती हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में शेयर, डिबेंचर, मॉर्गेज डेब्ट्स ये एक्शनेबल क्लेम में नहीं आते। राइट ऑफ एक्शन अराइजिंग आउट ऑफ टॉर्ट, हमारे यहाँ जो राइट ऑफ एक्शन है, आपके मुकदमा लाने का जो राइट है, अगर किसी टॉर्ट से रिलेटेड है, टॉर्ट किया गया आपके साथ, तब आपके पास ये राइट है, या तो भी उसे हम यहाँ एक्शनेबल क्लेम के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो इंग्लैंड की जो डिफिनीशन है वो ज्यादा वाइडर है इन कंपैरिजन टू इंडियन डिफिनीशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम। अब आते हैं कि इसके ट्रांसफर से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। तो वो है सेक्शन 130 से लेकर 37 में। मेन कंसंट्रेशन जो है वो 130 से 134 में। क्या क्या है? ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 130। क्या कहता है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम? पहली चीज कहता है कि ट्रांसफर विथ और विदाउट कंसिडरेशन शैल बी अफेक्टेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ ए रिटन इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय ट्रांसफरर और हिज ड्यूली एजेंट। मतलब विथ कंसिडरेशन भी हो सकता है, विथ और विदाउट कंसिडरेशन। विथ और विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। कैसे होगा? राइटिंग में होगा। और क्या होगा? कहता है साइंड बाई ट्रांसफरर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। नंबर सेकंड कहता है ऑल राइट एंड रेमेडीज अवेलेबल टू ट्रांसफरर बाई वे ऑफ डैमेजेज और अदरवाइज शैल वेस्ट इन ट्रांसफरी। जो राइट और रेमेडीज, चाहे वो डैमेज क्लेम करने का हो या कोई और राइट रेमेडी ट्रांसफरर को अवेलेबल थी ट्रांजैक्शन के दिन, वो सारी की सारी वेस्ट कर जाएगी ट्रांसफरी के अंदर। और ट्रांसफरी उन राइट्स, उन चीजों को क्लेम करने के लिए केस भी अपने नाम से ला सकता है। इसमें ट्रांसफरर को पार्टी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ में ट्रांसफरर की कंसेंट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो ऐसा कोई केस लाना चाहते हैं तो वहां ट्रांसफरर को भी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रांसफरी को। ये कहा गया सेक्शन नंबर 130 में। इसका मतलब कि अगर एक्शनेबल क्लेम का ओरल ट्रांसफर किया जा रहा है वो वॉइड होगा। और नंबर सेकंड, क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है? तो रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं बनाया गया है। अब आते हैं सेक्शन 131 पे कि नोटिस कैसे दी जाएगी। जो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हुआ, आखिर इसकी नोटिस कैसे दी जाएगी? सेक्शन नंबर 131। तो नोटिस के विषय में जान लीजिए कि कहता है कि नोटिस जो है, एवरी नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय ट्रांसफरर or by his duly authorized agent, and if they deny to sign, then it's signed by the transferee or his duly authorized agent. And the name on, in such case, the name and address of such on such notice will be the address of transferee. कहने का मतलब क्या है? जो यहां पर जो नोटिस है, नोटिस इन राइटिंग होगी। इसके बाद कौन इस पे साइन करेगा? तो कहता है कि साइंड बाय ट्रांसफरर है या उसका ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट है। एंड इफ दे डिनाई, अगर ये इनकार कर देते हैं फिर क्या होगा? कहता है तब ट्रांसफरी भी जो है वो कर सकेंगे या उसका एजेंट साइन कर सकेगा। और ऐसी केस में एड्रेस किसका आ जाएगा? एड्रेस ऑफ ट्रांसफरी आएगा। भेजने वाले का जो एड्रेस है वो क्या आएगा? वो ट्रांसफरी का एड्रेस मान लिया जाएगा। अब लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 132 में बताया गया है।
तो ट्रांसफरी की कितनी लायबिलिटी होगी? सेम। ट्रांजैक्शन के दिन, जिस दिन ये ट्रांसफर किया गया, एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर की जितनी लायबिलिटी बनती थी उतनी ही लायबिलिटी बनेगी ट्रांसफरी की। ये कहता है सेक्शन 132। अब आते हैं, स्पेशल है, एक इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन नंबर 133 में। क्या कहता है सेक्शन 133? सेक्शन 133 कहता है कि जहां ट्रांसफरर ने गारंटी किया है कि जिस आदमी के ऊपर पैसा बाकी है, जो लोन है, जो डेबिटर है, जिसके ऊपर लोन बाकी है, जो डेबिटर है, उसकी सॉल्वेंसी को, वो सॉल्वेंट आदमी है, अगर इस बात को ट्रांसफरर ने गारंटीड किया, बाद में वो आदमी इंसॉल्वेंट निकलता है, तो ट्रांसफरर कहां तक लायबल होगा, इस बात को सेक्शन 133 डिस्कस करता है। 133, when where transferor guaranteed solvency of डेबिटर। तो कहता है कि अगर इन्होंने सॉल्वेंसी को गारंटीड भी किया है, तो यहां सॉल्वेंसी की जो गारंटी होगी केवल ट्रांजैक्शन के डेट की गारंटी होगी। अगर ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वहां पर ट्रांसफरर लायबल नहीं होगा, और ट्रांसफरर की जो मैक्सिमम लायबिलिटी होगी वो अप टू द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। जितने कंसिडरेशन के लिए आपने इस एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफरी ने खरीदा है, लिया है, ट्रांसफर किया है, सिर्फ उतने ही कंसिडरेशन तक के लिए ट्रांसफरर लायबल होगा। इसके आगे के लिए ट्रांसफरर की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, ऐसा 133 में कहा गया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 134 में, कि जहां पर where a debt is transferred for purpose of securing a existing or future debt, एक फ्यूचर डेप्ट या आज की डेप्ट को जो प्रेजेंट में है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको अगर सिक्योर्ड करने के लिए अगर ट्रांसफर किया गया है और वो डेट वसूल लिया जाए, और वो डेट वसूल लिया जाए ट्रांसफरर के जरिए या ट्रांसफरी के द्वारा, तो आखिर उसमें कैसे अमाउंट को, किन किन खर्चों को पहले हम डिडक्ट करेंगे और फिर बाद में जाकर के लोन के एवज में उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहता है कि अगर ऐसा लोन जो है वो रिकवर कर लिया जाए, तो सबसे पहले फर्स्टली डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ रिकवरी। रिकवर करने में जो खर्च आए हैं सबसे पहले उसको डिडक्ट किया जाएगा। इसके बाद सेटिस्फैक्शन ऑफ अमाउंट for time being secured by transfer, जो ट्रांसफर के द्वारा सिक्योर्ड करने की बात है, अब उसके अमाउंट को सेटिस्फाई करेंगे। और इतना सेटिस्फाई करने के बाद भी इफ रेसिड्यू एनी अमाउंट, then such amount will deliver to transferor or other authorized person। तो मतलब सबसे पहले खर्च घटाइए, उसके बाद जिस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए जिस अमाउंट को कहा गया वो करिए, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो ट्रांसफरर के पास जाएगा या ऑथराइज्ड पर्सन के पास चला जाएगा। इतनी बातें आपके सामने रखी एक्सचेंज को लेकर, गिफ्ट को लेकर और एक्शनेबल क्लेम्स को लेकर। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टॉपिक के सारे कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गए होंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लेक्चर सीरीज में अब लास्ट टॉपिक की ओर आते हैं, जिसका नाम है मॉर्गेज। मॉर्गेज को 2 लेक्चर में डिवाइड किया गया है। मॉर्गेज पार्ट 1 में बात करेंगे कि मॉर्गेज कहते किसे हैं, राइट्स, ड्यूटी क्या बनती है मॉर्गेजर मॉर्गेजी की, कितने तरह के मॉर्गेज होते हैं, राइट ऑफ रिडम्पशन किसे कहते हैं, क्लॉज ऑन रिडम्पशन किसे कहते हैं। इतनी बातें पार्ट 1 में आएंगी, और पार्ट 2 डिस्कस करेगा
सेक्शन 81 में बताया गया है मार्शलिंग को, 82 में बताया गया कंट्रीब्यूशन को, 91 को, 94 को मार्शलिंग अप और कंट्रीब्यूशन डाउन, रिडम्पशन अप और फोरक्लोजर डाउन का क्या कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करेंगे, और साथ में चार्ज किसे कहते हैं सेक्शन 100 के ये डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो पार्ट 1 लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।